हेलो प्यारे बच्चों, आज हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में हमने 25 सवाल पढ़ लिए थे और आज हम जो दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं इसमें अपन टोटल 26 से 35 तक के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। 26वां जो 27वां प्रश्न दिख रहा है ये बोर्ड का फेवरेट सवाल है, इसमें से जरूर सवाल आता है। आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि धारा जनित्र से संबंधित प्रश्न हर बार परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछा गया है, तो इसलिए इन दोनों पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। पहला है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दूसरा क्या है, दिष्ट धारा जनित्र। बच्चों याद रखना, धारा खुद दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यावर्ती धारा होती है और एक दिष्ट धारा होती है। प्रत्यावर्ती धारा जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक आ रही है, जो विद्युत धारा आ रही है, वो प्रत्यावर्ती धारा है। लेकिन जो बैटरी है उनमें उससे जो धारा प्राप्त होती है वो दिष्ट धारा होती है। इन्वर्टर, बैटरी आदि जो मोबाइल चार्जर्स हैं, इनमें याद रखिएगा जो बैटरी में जो धारा होती है वो दिष्ट धारा होती है। अब आपको याद रखना है कि इन दोनों में पहले कार्यप्रणाली सीधी समझी नहीं जा सकती है, पहले आपको संरचना समझनी पड़ती है। तो संरचना समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि इसमें ऐसा एक आयताकार लोहे का क्रोड लगा हुआ होता है, आयताकार लोहे का क्रोड लगा हुआ होता है। अब याद रखिएगा ये नरम लोहे की बनी हुई एक संरचना है जिसको मैंने नाम दे दिया ABCD, ठीक है। और इसके दोनों तरफ एक शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक N और एक S। तो इस प्रकार उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में एक आर्मेचर व्यवस्थित होता है। आर्मेचर ये है, जो कुंडली है इसको कुंडली भी कहते हैं, इसको आर्मेचर भी कहते हैं। ये इसका जो हैंडल है, ठीक है, और ये है चुंबक के ध्रुव, शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव। अब क्या होगा कि यहां से जो हैंडल लगा हुआ है, इस हैंडल को जोर से घुमाया जाता है। तो ये जो चुंबक के जो दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन ध्रुवों से क्या निकल रही है, क्षेत्र रेखाएं। क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, हमने पहले भाग में पढ़ रखा है। चुंबक से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाने वाली जो रेखाएं होती है वो क्या कहलाती है, क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। तो ये जो पूरा आर्मेचर है, ये चूंकि चुंबक के बीच में आया हुआ है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के बीच में आया हुआ है, इसलिए ये पूरा चुंबक के क्षेत्र के बीच में स्थित है, चुंबक के क्षेत्र के बीच में स्थित है। अब आपको ये याद रखना है कि किस प्रकार से जनरेटर विद्युत धारा का निर्माण करता है, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले तो आपको ये छोटी सी संरचना समझ में आई है। अब इसमें कुछ और भाग होते हैं जिसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो यह जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये सवाल इससे पहले मैंने 25वें सवाल में लिखा हुआ है, विद्युत जनित्र का क्या कार्य है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ठीक है। उसके बाद में यह जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी संरचना में कच्चे लोहे से बनी हुई आर्मेचर कुंडली ABCD होती है। ये ABCD जो कुंडली है ये आर्मेचर कुंडली कहलाती है। ये कच्चे लोहे से बनी होती है जो शक्तिशाली क्षेत्रीय चुंबक के ध्रुवों के मध्य स्थित होती है। ध्यान रखना, ये जो दो ध्रुव है इसके बीच में स्थित होती है। इसकी संरचना में सर्पी वलय तथा ब्रुश होते हैं, सर्पी वलय तथा ब्रुश होते हैं ऐसे, ठीक है। तो याद रखना, ये भी संरचना में याद रखना है, सर्पी वलय होते हैं और ब्रुश होते हैं। जब आर्मेचर को घुमाया जाता है, मैंने अभी कहा है कि इस आर्मेचर को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र बार बार बदलता है। ये आपको याद रखना है कि अभी जैसे ये कुंडली सोई हुई है ऐसे, तो अब इसमें से सारा चुंबकीय क्षेत्र 100% प्रवाहित हो रहा है। लेकिन जैसे ये चुंबक की जो ये कुंडली है ये घूमते समय ऐसे आ जाएगी, तो ऐसे आने पर अब इसमें क्या सारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सारी प्रवाहित होगी, नहीं होगी। तो इस अब जो है वो चुंबकीय क्षेत्र बदल गया, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो गया,
बदल गया। फिर जैसे जैसे ये कुंडली घूमती रहेगी वैसे वैसे इसके चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या आता रहेगा, बदलाव आता रहेगा। और कुंडली जैसे जैसे घूमेगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भी क्या आता रहेगा, बदलाव आता रहेगा। तो आपको ये याद रखना है कि कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र बार बार क्या होता है, बदलता रहता है, जिस कारण से बताओ आर्मेचर में क्या उत्पन्न हो जाती है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर बार बार धारा की दिशा बदल रही है, इसलिए ये कैसी धारा कहलाएगी, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा की खासियत होती है कि उसकी जो दिशा होती है वो बार बार बदलती रहती है। और ये बार बार बदलने का कारण आपको समझ में आया ना कि बार बार क्यों बदल रही है, क्योंकि आर्मेचर की कुंडली एक जगह पर एक कोण पर स्थित नहीं होती है, यानी कि वो हर 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक घूमती रहती है। उसके बाद में आपको ये चित्र याद रख लेना है, इसका पेज नंबर 264 पे बना हुआ है, जरूर बनाना है साथ में। अब दिष्ट धारा जनित्र के बारे में समझते हैं। तो दिष्ट धारा जनित्र में और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में ये 3 बिंदु तो लगभग सेम है। पहला, यह जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी संरचना में कच्चे लोहे की बनी कुंडली होती है। इसकी संरचना में कच्चे लोहे की बनी कुंडली होती है। आर्मेचर कुंडली एबीसीडी होती है। आर्मेचर कुंडली एबीसीडी होती है। शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य होता है। ये शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य होता है। तो 3 पॉइंट तो बच्चों दोनों में एक जैसे हो गए। अब चौथा है, इसकी संरचना में सर्पी वलय और ब्रुश होते हैं। ये थोड़ी सी बात याद रखनी है। जबकि यहाँ पर याद रखना, सर्पी वलय और ब्रुश तो होते ही है, लेकिन साथ में आपको क्या याद रखना है, यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज होती है, दिक् परिवर्तक। क्या होती है, सर्पी वलय की जगह यहाँ पर याद रखना क्या होती है, दिक् परिवर्तक होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी अंतर याद रखना है। अब आपको क्या याद रखना है, अगला पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, 5वां। जब आर्मेचर को घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, बार बार बदलेगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय फ्लक्स का मान बार बार बदलता है। परंतु ये जो दिक् परिवर्तक होता है, जिसको अपन और क्या कहते हैं, कम्यूटेटर या विभक्त वलय, 3 नाम से याद रखना। दिक् परिवर्तक कहते हैं, कम्यूटेटर कहते हैं, विभक्त वलय कहते हैं। ये जो तीनों संरचनाएं एक ही है, ध्यान रखना। ये क्या करती है, ये धारा की दिशा को बार बार बदलने से रोकती है। जब धारा की दिशा बार बार बदलने से रुकती है तो इस प्रकार से धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। यानी कि ये जो दिक् परिवर्तक होता है, ये जो विभक्त वलय होता है, ये क्या करता है, यह धारा की दिशा को बदलने की जगह स्वयं अपना स्थान बदल देता है। सर्पी वलय में ऐसा नहीं था। सर्पी वलय अपना स्थान बदलते नहीं थे, लेकिन दिक् परिवर्तक या जो विभक्त वलय होते हैं, ये अपना स्थान बदल देते हैं। और इस प्रकार धारा जो है वो 2 दिशाओं में अलग अलग नहीं घूम करके एक ही दिशा में घूमती है। ये दिष्ट धारा जनित्र की कार्यप्रणाली है। उसके बाद में अगला 28वां प्रश्न, प्रत्यावर्ती तथा दिष्ट धारा जनित्र में अंतर लिखना है। प्रत्यावर्ती धारा में और दिष्ट धारा में क्या अंतर है, मैंने अभी आपको बताया था। प्रत्यावर्ती धारा सदैव एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा को क्या करती है, उत्क्रमित करती है। क्या करती है, उत्क्रमित का मतलब क्या, बदलती है। यानी एक बार ऐसे बहेगी तो दूसरी बार ऐसे बहेगी। ठीक है, उसके बाद में दिष्ट धारा में इसकी दिशा तथा परिमाण, ठीक है, परिमाण है, ठीक है, यह सदैव एक समान रहता है। ठीक है, इसकी दिशा और परिमाण सदैव एक समान नहीं रहता, इसका दिशा और परिमाण सदैव एक समान रहता है, ये याद रखना है। प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग अपन भारत वाले क्यों कर रहे हैं, क्या लाभ है इस प्रत्यावर्ती धारा का, तो जंगलों में, पहाड़ों में, दुर्गम स्थानों में, बॉर्डर पर, रेगिस्तान के इलाकों में, दूर दूर, गांव गांव, ढाणी ढाणी तक लाइट पहुंचाई जा सकती है। तो वो कौन सी है, प्रत्यावर्ती धारा है। तो प्रत्यावर्ती धारा की जो पहुंच होती है वो बहुत दूर तक होती है, इसलिए हमारे भारत जैसे देश में इसका व्यापक तौर पर उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति और विभवांतर कितना होता है। यह भी मैंने खाली जगह में भी दिया था सवाल, और याद रखना 30वां सवाल महत्वपूर्ण है। प्रत्यावर्ती धारा
इसकी जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। और विभवांतर कितना होता है? 200 वोल्टेज। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्टेज पे कार्य करती है। ध्यान रखना, 200 नहीं है, 220 वोल्टेज पे काम करती है और 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर कार्य करती है। तो ये याद रखना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद में तो इम्पोर्टेंट सवाल है, घरेलू विद्युत व्यवस्था में कितने प्रकार के तार प्रयोग में लिए जाते हैं? तो आप अपने घर पर भी ये देख सकते हैं कि आपके घर पर आपको ये 3 प्रकार के तार दिखाई देंगे। एक होगा फेज तार, दूसरा होगा न्यूट्रल तार और तीसरा होगा अर्थिंग तार। ठीक है, 3 प्रकार के तार होते हैं। कौन कौन से? फेज, दूसरा न्यूट्रल, तीसरा अर्थिंग। फेज को विद्युन्मय तार कहते हैं और न्यूट्रल को उदासीन तार कहते हैं और अर्थिंग को भू संपर्कित तार कहते हैं। इनका कलर याद रखना, फेज तार में से करंट पास होती है इसलिए खतरा है। इस तार में क्या होता है? खतरा, इसलिए लाल रंग का तार होता है। दूसरा है काले रंग का तार, न्यूट्रल है। ठीक है, और तीसरा अर्थिंग जो तार है वो हरे रंग का तार है। कैसा तार है? हरे रंग का तार है। ठीक है, फेज तार में विद्युत प्रवाहित होती है इसलिए इसे धनात्मक तार कहते हैं। इसको विद्युन्मय तार भी कहते हैं। कैसा तार कहते हैं? विद्युन्मय तार। उसके बाद जो भू संपर्कित तार होते हैं, इससे उपकरणों की क्या होती है? रक्षा होती है। अब 32वां 33वां स्टार कर देना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अति भारण और लघु पथन किसे कहते हैं? अति भारण को ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है, जब अपन घर में बहुत सारे उपकरण एक साथ जला देते हैं, जैसे कि फ्रिज, हीटर, मोटर, सभी एक साथ क्या करते हैं? जला देते हैं। तो ऐसी स्थिति में परिपथ में अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होने लग जाती है। आपने कई बार टेम्पो में देखा होगा, टेम्पो में बैठने की जगह तो 10 है, लेकिन आपने देखा टेम्पो के ऊपर ने बाल लटके हुए हैं, फिर वो टेम्पो झूलता हुआ जा रहा है। समझ में आई बात? ऐसे ही अति भारण में यही होता है कि जब बहुत ज्यादा उपकरण प्रयोग में ले लिए जाते हैं तो इस प्रकार परिपथ में, ये परिपथ बताया था मैंने इस प्रकार का, इस परिपथ में बहुत सारी अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित हो जाती है। ऐसा तब होता है जब घर में बहुत सारे उपकरण एक साथ प्रयोग में लिए जाते हैं। तो ये घटना क्या कहलाती है? अतिभारण। किसी परिपथ में अनुमानित मात्रा से अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होना अतिभारण कहलाता है। ऐसा तब होता है जब घर में फ्रिज, हीटर, मोटर सभी एक साथ शुरू किए जाते हैं। अब अगला है लघु पथन किसे कहते हैं? लघु पथन को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अब ये क्या होता है देखो, जब हम किसी परिपथ में फेज और न्यूट्रल, ये अपन पढ़े, ये फेज तार है और ये न्यूट्रल तार है। जब किसी परिपथ में फेज और न्यूट्रल तार आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसा एक बार मैंने खुद कर रखा है। ठीक है, जब अपन पिन में लगने वाले जो 2 तार होते हैं, उन दोनों तारों को अगर मिला दें आपस में ही, तो ऐसी स्थिति में भयंकर भजीड़ बोल सकता है। ठीक है, कारण क्या? क्योंकि दोनों तार आपस में मिलेंगे तो उस परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज्यादा प्रवाहित होगी और प्रतिरोध एकदम शून्य हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में घर के सारे जो उपकरण हैं वो जल सकते हैं। परिपथ में घर में आग लग सकती है। ठीक है, दुकान वगैरह जो है उसमें शॉर्ट सर्किट के उदाहरण ज्यादा मिलते हैं अपन को। ठीक है, तो उसका कारण है कि परिपथ में कोई ऐसे 2 तार आपस में जुड़ गए हैं जो जुड़ने नहीं चाहिए थे। वो कौन से 2 तार होते हैं? एक फेज और दूसरा न्यूट्रल। ठीक है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? लघु पथन या शॉर्ट सर्किट। इसमें तार गर्म होकर जल जाता है और विद्युत व्यवस्था पूर्ण रूप से बाधित हो जाती है। उसके बाद में 34वां सवाल भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है बोर्ड में। प्रत्यावर्ती तथा दिष्ट धारा जनित्र में 2 अंतर लिखने हैं। ठीक है, तो 2 अंतर, पहला क्या है? प्रत्यावर्ती धारा जो जनित्र होता है, कौन सा जनित्र? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। इसमें 2 सर्पी वलय होते हैं
और इसमें कम्यूटेटर होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। और कम्यूटेटर क्या करता है, धारा की दिशा को बदलने की जगह खुद बदल जाता है, लेकिन सर्पी वाले नकटा है वो बदलता नहीं है, इसलिए धारा को बदलना पड़ता है। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसे ही दूसरा है कि इस जनित्र से जो प्राप्त होने वाली धारा होती है वो कैसी होती है, प्रत्यावर्ती धारा। और इस जनित्र से जो धारा प्राप्त होती है वो कौन सी होती है, दिष्ट धारा प्राप्त होती है। तो ये थोड़ी सी बात याद रखनी है। अब हम कुछ बहुविकल्पात्मक प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, यानी अबसद वाले सवालों पर चर्चा करते हैं। पहला है, लघु पतन से विद्युत धारा का महान बहुत ज्यादा बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित होता है या निरंतर परिवर्तित होता है। तो याद रखना, जब लघु पतन होता है यानी शॉर्ट सर्किट होता है तो फेज और न्यूट्रल जुड़ते हैं, जुड़ने के कारण परिपथ में धारा बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि 100% धारा बहती है। इसलिए याद रखिएगा, धारा का मान अनंत हो जाता है और अनंत होने के कारण सर्किट में आग लग जाती है। तो याद रखना, बहुत बढ़ जाता है। किसी लंबी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? तो याद रखना कैसी होती है, तो इसमें आपको देखा होगा सीधी होती है। ये मैंने आपको ऐसे बता रखा है कि बाहर तो ऐसे होती है लेकिन अंदर ऐसे होती है, ठीक है। तो बाहर एक वृत्ताकार वक्र के रूप में बंद होती है, लेकिन अंदर जो होती है वो कैसी होती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, विद्युत चुंबक के प्रेरण का क्या कारण है? तो कुंडली और चुंबक के बीच की गति। जब हम चुंबक को कुंडली के पास लाएंगे, दूर ले जाएंगे, तभी तो क्या उत्पन्न होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन किसके द्वारा होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के अर्य होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं का केंद्र खुद तार होता है। तो यही सवाल सही है, यही ऑप्शन सही है द कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो केंद्र होता है वो स्वयं तार होता है, यानी तार जो है वो केंद्र होता है, फिर उसके चारों तरफ इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी कहने का मतलब है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है, यानी यहाँ पर कोई भी वस्तु आएगी तो वो चिपक जाएगी, लेकिन इससे दूर है तो नहीं चिपकेगी। इसलिए तार बीच में आ गया और ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ जो है वो क्या स्थित हो गया, चुंबकीय क्षेत्र स्थित हो गया। तो इस प्रकार हमने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की चर्चा कर ली है। तो ये भी एक फिजिक्स का बहुत ही भारी पाठ था, लेकिन हमने ऐसे मुश्किल तीनों पाठों पर हमने चर्चा कर ली है। मुश्किल पाठों से डरना बिल्कुल नहीं है, आपको जो है बस ज़्यादा मेहनत करनी है इस पर। सरल पाठ होते हैं उनमें मेहनत कम करनी पड़ती है, वो आसानी से समझ में भी आ जाते हैं, लेकिन जो भारी पाठ होते हैं वो एक बार में समझ में नहीं आते हैं। तो बच्चों, ऐसी स्थिति में हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि अभ्यास की गति को बढ़ाना चाहिए। तो अभ्यास अगर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जो कठिन पाठ है वो भी आपको सरल लगने लग जाएगा, और इस प्रकार जो परीक्षा में हमें पूरे नंबर प्राप्त करने हैं वो हमारा संकल्प भी पूरा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये जो जटिल पाठ है तीनों अब सरल लगने लगेंगे आपको। और ऐसे ही अपन जो है अब कल के वीडियो में रसायन विज्ञान के पाठ की चर्चा करेंगे। रसायन विज्ञान के भी जो 3 पाठ हैं महत्वपूर्ण, एक रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, दूसरा पार्ट अम्ल क्षार एवं लवण, और तीसरा है धातु एवं अधातु। तो ये सारे जो पार्ट हैं इनकी भी हम ऐसे ही धीरे धीरे वीडियोस बना करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको आराम से पढ़ना है और इनका मनन करना है, और घर पर जो है जा कर के और आराम से जो है इनको क्या करना है, रिकॉल करना है, जिससे आपको सारे टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन कल अगले नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।